बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, जारहाना और जज्बाती अंदाज रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कानूनी महाज पर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। खातून जज से मुतल्लिक धमकी आमेज़ बयानात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज लार्जर बेंच ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है और तकरीर का रिकॉर्ड तलब करते हुए 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि 3 से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भी भिजवाया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़ लिए हैं। सलाह मशवरे जारी हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई से कैसे बचा जाए और अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो तौहीन अदालत केस से मुतल्लिक कार्रवाई शुरू हुई है, एक तो जाहिर है ये कानूनी तौर पर भी सवाल उठता है कि अब इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हमारे सामने तौहीन अदालत केस की कुछ मिसालें हैं, हम इम्कानात और मुमकिनात पर ही बात कर सकते हैं। उन मिसालों को मद्देनज़र रखें जिनमें दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, तो अब क्या फ़ैसला मुतवक्के है, क्या फ़ैसला आ सकता है और क्या ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब के पास? देखें, दुआ बात यह है कि अगर उनको हम देखें तो सिचुएशन बहुत सीरियस है और मैं हमेशा कहता हूं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, 3.5 साल तकरीबन इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ही मस्ट मैयड इस रिस्पॉन्स और अपने अल्फाज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे कि जब आप जुडिशरी की बात करते हैं जिनसे आपने इंसाफ लेना है। जितने भी केसेज हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर आप लेकर एक रेफरेंस की तैयारी हो रही है प्रोवाइडेड केस की, फिर अभी ये आपके खिलाफ हो रहा है, और इस तरह की अगर आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहेंगे तो यू कीप लैंडिंग इन डिफरेंट ट्रबल्स और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो गड़े में गिर जाएंगे। ही शुड अंडरस्टैंड, अगर राना सनाउल्लाह ने गलत इस्तेमाल की है, ये मरीम नवाज ने, जिसने भी की है, दैट इज द पास्ट। उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। नाउ इज द टाइम कि जिस वक्त आप इस वक्त एक पॉपुलर लीडर हैं और आवाम आपके साथ है, जवान बच्चे और बच्चियां आपके साथ है, तो आप उनको क्या सिखा रहे हैं कि देश शुड बिकम, जंगल का कानून ले आए और आप वो जिस तरह मर्जी आप मूव करते थे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड जी। और उसके साथ फिर आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हो सकता है। खुदा ना खास्ता ये बच्चे जो हैं ये कानून को अपने हाथ में लेने लग गए हैं, तो ये किधर जा सकता है, कहाँ पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान का कानून किधर जा सकता है, ये रियलाइज करना। और ये इस वक्त जो एक इस वक्त इंस्टेबिलिटी है पोलिटिकल और जिस तरह मुल्क के मौसमी हालात हैं उसमें क्या हो सकता है। तो आई थिंक ही शुड रियलाइज ऑल दिस थिंग, और इसके लिए उनको चाहिए कि अगर उन्हें अपनी लीगल टीम से कंसल्ट किया तो आई एम श्योर कि लीगल उनको मशवरा देगी कि ही हैज टू रियलाइज हिज मिस्टेक्स, और हर दफा बुलडोज मत करें। कब तक आपको ये एक्सेप्ट करेंगे? तो आई थिंक ही इज वेरी सीरियस एंड ही हैज टू टेक इट वेरी सीरियसली। 31 को आए तो सोच समझ के आए, अदरवाइज ही इज आस्किंग फॉर ट्रबल। जी आमिर साहब, देखें जी, बड़ी क्लैरिटी से बात है। प्राइम मिनिस्टर हो एक साबिक और जज्बात की रो में वो बात कर रहा हो, जहां मुराद सईद पहले खड़ा होकर कहे कि हमारी रेड लाइन इमरान खान है, तो जाहिर है ऐसे में बंदा सोचता है कि यार पता नहीं क्या हो जाना है। क्योंकि इमरान खान साहब इससे 15 दिन पहले से लेके जो लोग मिले, जिनमें मैं ख़ास तौर पे साफ़ियों की बात कर रहा हूँ, सबसे ये कहते थे कि मुझे पता है कि मेरी गलती का इंतज़ार किया जा रहा है और मैं बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी में हूँ और मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगा जो गलत काम करूँ। तो अगर लीडर इस कदर जज्बाती हो सकता है कि स्टेज पे जाए और वो बगैर सोचे बोल दे, तो मैंने तो कल आपसे बात की थी ना कि 4.25 साल हम इनके कारनामे देख चुके हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो क्या क्या करते रहे जी। तो हमें तो क्लैरिटी है कि वो क्या चीज़ हैं, वो कितने बड़े जहनी तौर पे लीडर हैं। मुझे तो कोई उसमें नहीं है मखमसा के जी हाँ कोई चेंज आ गया, बिल्कुल नहीं आया। ये आज भी अंपायर की उंगली पे खड़े हैं और आज भी अंपायर की उंगली को तलाश करते फिर रहे हैं। और इन्होंने ये चेक मारा है कि जी मैं देखूंगा कि हाँ मुझ पे कितनी पावर लगती है। अब आगे आ जाए, जिस अदालत ने ये तौहीन का नोटिस और शोकाज दिया है, अत्तर मिनल्लाह जिसके चीफ जस्टिस हैं, जो 29 को कोर्ट में आके बैठेंगे और मुसलसल वो कहते थे मुझे तौहीन अदालत की कोई परवाह नहीं है, जज को परवाह होनी भी नहीं चाहिए। और वो बार बार जब लोग कहते थे कि जी इतनी हो रही है, वो कहते थे हाँ सोशल मीडिया पे हो रही है, बात हो रही है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में उनके तमाम जजों ने मीटिंग की, उन्होंने फैसला किया,
पर्सनल शोकाज कर दिया इमरान खान को और फिर उन्हीं की कोर्ट में भेज दिया केस कि आज 3 रुकनी से बड़ा बेंच बनाए, यानी 5 रुकनी बनता है, चीफ जस्टिस कोर्ट बैठते हैं नहीं बैठते हैं, लेकिन जो हेयरिंग हुई है ना वो ये बता रही है कि ये बड़ी सीरियस थी जी। आप देखिए निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज हो, तलाल चौधरी हो, तीनों को सजाएं दी बावजूद सरेंडर करने के, माफी मांगने के, गैर मशरूत माफी पे, इफ एंड बट्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किया ये काम। अच्छा अब आ रहा है मुसलसल ये कि जी ये तो हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि सुओ मोटो ले नहीं सकते जी, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब लिया था, आपको फैदाबाद धरना केस याद होगा, फिर फायद ईसा साहब ने किया, पहले हाई कोर्ट को रोका, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रोक दिया कि आप रिटर्न लिखें, खुद नोटिस नहीं ले सकते। अब सुप्रीम कोर्ट भी आइन में चल रही है, हाई कोर्ट भी, और हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है आर्टिकल 199 जी। उसके तहत वो नैब, जब पुराना नैब था उसमें भी जमानतें नहीं ले सकते थे, लेते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने ये एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने कहा है कि ये ज़ेबा चौधरी का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम जजों को चैलेंज किया इमरान खान साहब ने। देखते ये हैं कि वो उनके वकील, उनके मुशीर उन्हें क्या समझाते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हैं और ये मर्जी का ही नतीजा था। और आप देख लें कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर यूट्यूबर से मिले, 100-150 लोगों से, उसके बाद ला की जो अपनी टीम थी उससे मिले, और फिर 12 वाला जलसा आके किया F9 पार्क में और वहां जाके ये खिताब कर दिया। अब या तो मुशीर ऐसे हैं जो इनको जाके फंसाना चाह रहे हैं कि भाई करना क्या चाह रहे हैं, इनको अपने एडवाइजरों पे नजरसानी कर लेनी चाहिए कि ये मेरे लिए फायदेमंद होंगे या ये मुझे फंसाने के चक्कर में है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है और 31 को इनका जवाब पहला मुनसर होगा कि, और उसके साथ ये बड़ा जवाब होगा कि 3 लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को सुप्रीम कोर्ट सजा दे चुकी कि चाहे माफी मांग ली थी, ठीक है, और टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कह के अगर अदालत उठ जाती है कि हम आपको सजा दे रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ गए थे और 5 साल के लिए नायल हो गए थे जी, बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जेल और कैद होगी जी। अयाज साहब, अच्छा दुआ बात यह है कि बतौर क्रिकेटर ये चीज़ समझ में आनी चाहिए इमरान खान साहब के कि जब लूज बॉल आप देते हैं तो ज़ाहिर है वो फिर आपको छक्के के लिए तैयार रहना चाहिए। बाज़ को अच्छा प्लेयर हो तो वो ग्राउंड से बाहर भी फेंक देता होता है, उस वक्त बॉल गुम भी हो जाया करती है और फिर नई बॉल लेना पड़ती है, तो इसलिए बहुत एहतियात से खेलने की ज़रूरत होती है। जहाँ तक जजेस की बात है, नॉर्मली जजेस ज़ाहिर है अपने पे तनकीद को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये चूँकि खातून जज के हवाले से और नाम लेके किया गया, इसलिए ये बहुत सीरियस मैटर बन गया और जिस वजह से उन्होंने ज़ाहिर आज उनको शो कॉज नोटिस भी किया और ज़ाती हैसियत में तलब भी किया है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब तरमीन अल्लाह साहब जब बना रहे होंगे इससे बड़ा बेंच, तो उम्मीद तो यही है कि वो इसको हेड करेंगे। मुझे यही लगता है बहरहाल फैसला उन्होंने करना है। ये भी होता है कि जब आप जलसे में कोई बात कह देते हैं तो ज़ाहिर है वो जलसे जोश जज्बात में कुछ चीज़ें निकल जाया करती हैं, तो वो भी ज़ाहिर है उसका भी ध्यान रखते हैं जजेस, बजाय इसके कि आप बैठ के कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हों या कोई मीडिया टॉक कर रहे हों और उसमें इस तरह की बात डायरेक्ट हिट करें, तो वो ज़रा उसकी संगीनी डिफरेंट होती है। बहुत हाइप है इस केस के हवाले से, बहुत सी बातें हो रही हैं, नाहली तक की बातें हो रही हैं। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। यकीनन इनको इमरान खान साहब को गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए जाके। आपको लगता है इमरान खान साहब मांग लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं किसी के दबाव में ना, उन्हीं दबाव में नहीं आते होते, लेकिन इसका और कोई चारा नहीं है ना। क्या आपका ख्याल है वो जाके कहेंगे कि वो मतलब वहाँ सुल्तान रही बन जाएंगे, जाके भी बड़े लेते हैं कि सुल्तान रही आपके ख्याल में बन जाएंगे वहां जाके कि नहीं जो करना है कर लो, मुझे नाहल करना अभी तो यही लग रहा है, वैसे वो भी कर लो, ऐसे कह सकते मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो ये कह रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई लेके जाऊंगा या किसी और अदालत में ये कार्रवाई लेके जाऊंगा। मतलब वो तो मौकफ तो अपनाया जा सकता है ना, कि जब ये हमने कहा कि जी आपको हिसाब देना पड़ेगा तो इसका कुछ भी हो सकता है। अब उसके जितने मर्जी आप पानी निकाल लें कि जी ठीक है आपको सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे या हाई कोर्ट में करेंगे, आपने जो काम किया ये ठीक नहीं किया। अब जाहिर है जवाब तो बहुत है, लेकिन फिर मानना तो अदालत ने है या उससे इनकार करना वो अदालत का इख्तियार। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए सिर्फ जज के बारे में रिमार्क्स का मामला नहीं है। इमरान खान ने इस वक्त जो मजमूई जो अपना जो बयानिया जो तैयार किया है वो तमाम इदारों के खिलाफ है।
वो किसी भी इदारे को जो है वो बख्शने को जो है वो तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए तो खुद मुश्किलात तो हो रही हैं, जो उनके चाहने वाले हैं ना, जो उनको मुस्तकिल जो सपोर्ट करते रहते हैं, उनके लिए भी जो है वो उनको भी जो है बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उनको भी जो है, अब मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसी एक मजाक में एक बात कर रहा हूँ कि हमारे ब्रिगेडियर साहब को देख लें, ये इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इनको भी अल्फाज नहीं मिलते कि अब इमरान खान के मौजूदा बयानिए को जो है वो किस तरह सपोर्ट करे। कोई भी जी शऊर शख्स जी फैसल आपको तो अच्छा ही वो नहीं आ रही, आपको अच्छा ही वो इनको नहीं आ रही, तो कोई भी जी शऊर शख्स जिसको मुल्क से, मुमलिकत से, कौम से मोहब्बत होगी, इमरान खान के इस बयानिए के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर इस मुल्क के नौजवान और एक अवाम की एक बड़ी तादाद खड़ी है, तो इसका मतलब, हमने कल भी ये बात कही थी कि अक्सरियत का मतलब ये नहीं है कि उनका बयानिया जो है वो हक पर ही मुबनी है। इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह अटैक कर देना कि अगर आप ये इस बुनियाद पे, तो कल कोई भी जो है वो 100 लोगों का, मुसल्ला लोगों का जत्था बनाए और बोले अब मैंने इस मुल्क का जो है वज़ीर आज़म बनना है, तो ये क्या होता है? ये तो एक डिक्टेटरशिप और ये अनारकी होती है ना, जो इमरान खान साहब जो है इस वक्त जो फैला रहे हैं। जो रेड लाइन की बात है इमरान खान की, इमरान खान का मामला नहीं है। इस मुल्क का अलमिया है कि इस मुल्क के हर सियासतदान, हर सियासी जमात की जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान नहीं है, उनका सियासी लीडर है। चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, किसी की भी रेड लाइन। हद तो यह है कि एक आम इंसान की रेड लाइन भी इस मुल्क में ना, ये पाकिस्तान नहीं है, अपने जाती मफादात है। हम लोगों की जो इज्तिमाई सोच है ना, उसमें पाकिस्तान बहुत कमजोर है, और इसका बुनियादी सबब ये हुक्मरान तबका है। तो उसने अपने रवैये से एक आम इंसान को जो है वो रियासत से मुतनफिर कर रहा है। सही है। आम आदमी के हिस्से में तो कोई रोटी नहीं आ रही, जो रोटी का बड़ा हिस्सा है ये सारा हुक्मरान तबका खा जाता है, आम आदमी तो भूखा है। तो किसी को भूख के आलम में अगर आप हुब्बुल वतनी का दर्द देंगे तो नहीं लेगा दर्द। ठीक हो गया। तो ये सारे लीडर जितने भी हैं एक ही सफ में खड़े हुए, इनको आप अलग अलग मत देखेंगे। सही, सब एक ही सफ में है। इलियास साहब देखिए, इसमें ये है कि लीडर को चाहिए कि जब वो स्पीच करता है या बोलता है, तकरीर करता है या बताता है चीज़ें अपने, तो उसको फॉलो करते हैं जो उसके फॉलोअर्स होते हैं। खान साहब को इस बात में सोचना चाहिए, जिस तरह की बातें करते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए। अब अदालत में बुलाया है उधर, तो वो देखें वो क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं या कोई नई राह लेते हैं। इसमें अगर देखते हैं, अगर वो नहीं मशरूत तौर पर माफ़ी मांगते हैं, तो उसमें कोई जो भी सूरत हाल है उनका मौक़िफ़ अपना है, उनके जो आज मुशावरत वगैरह कर रहे हैं उसमें देखें क्या लाहेमल तय करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ लेना है कि उन्होंने कहना है कि जी मैंने इस तरह नहीं कहा था, इसको किसी और एंगल में कहा था कि मैं इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो तो इस तरह माजी में भी सारे उनको वो देख रहे हैं कि माजी में भी जो भी राना सनाउल्लाह हैं वो भी इस तरह की बातें करते रहे हैं, उस तरह के चल रही हैं जो चीज़ें वगैरह, उन तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को देख रहे हैं। अब ज़ाहिर है इस दिन का इनको भी इंतज़ार है कि वो क्या करते हैं। जो इसमें मामले में जब कहा जा रहा है कोई बड़ा केस, कोई जिस तरह याद साहब कह रहे हैं कोई बड़ा ऐसा मामला नहीं है, एक फुल बेंच बना है, फुल बेंच इसको मुकम्मल तौर पर देखेगा, इसमें क्या होता है ये अदालत ही इस बारे में फ़ैसला करेगी। लेकिन ये है कि जो इनके जो चीज़ें हैं, इनके जो कारकुन हैं वो भी इस चीज़ को अगर देखेंगे कि इस तरह की बात कर रहे हैं उनका लीडर, तो वो भी ज़ाहिर इस तरह करेंगे। इस तरह उनको एक सोच समझ के बात करनी चाहिए ताकि ना ये माशरे में अनारकी और ये इंतशार इस तरह की चीज़ें ना फैलें। अदारों के लिए एक इज़्ज़त, एहतराम और जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। अगर ये अदारों को कोई फॉलो नहीं करेगा तो फिर ये किस तरह सिस्टम चलेगा। ये सारी चीज़ें इस वक्त देखने, मुल्क में इस चीज़ को देखना है कि अदारों को एहतराम भी करना है, अदारों के साथ चलना भी है, मुल्क के सिस्टम को चलाना है। आगे इकोनॉमिक सिस्टम तो है नहीं है, तो नीचे दूसरे सिस्टम ना चले तो फिर कौन मानेगा, कौन फॉलो करेगा? बिल्कुल जी, इदारों का दायरा एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और वो कोई आम आदमी हो, वो ख़ास आदमी हो, वो लीडर हो, वो हुक्मरान हो, सबको करना पड़ता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुलावा है, आप देखते हैं इमरान खान साहब क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के बिलों पर आवाम और ताजरों के लिए दिया जाने वाला जो रिलीफ है, हम सवाल ये रखेंगे क्या वो काफ़ी है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। ज़ाहिर है जो चीज़ें बड़ी हैं
और वो उसमें आपको मालूम है पेट्रोल डीजल वगैरह 100% बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई वगैरह, वो गिरा दिए इन्होंने। मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपए की तनख्वाह है या मतलब आमदन है, उसके ऊपर 10-12 हजार रुपए का उसको बिल आ रहा है। लोग सड़कों पे आ गए हैं। और अभी तो इन्होंने 2 और किस्तें देनी है हमें, जो इलेक्ट्रिक शॉक की। लोगों की तो कमरें तोड़ दी इन्होंने, घर बर्बाद कर दी है। हम इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी कत्ल हो रहा है, जो महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, जिस तरह बिजली के बिलों का इस वक्त अजाब गिर रहा है लोगों के ऊपर, और बेरोजगारी आ रही है आगे सामने, हमें नजर आ रहा है एक बहुत बड़ा रिसेशन। इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नवीद नहीं मिलती। और जो शख्स ये कहता है कि जी मैंने तो डिफॉल्ट से बचाया, मैंने ये कर दिया, वो झूठ बोलता है। इस नहज पे मुल्क को लाने वाले ये लोग हैं। नाज़रीन, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग लाया। प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के बिलों पर अवाम और ताजरों के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐलान दौरे कतर के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। प्राइम मिनिस्टर ने ताजरों पर फिक्स टैक्स और बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज को ख़त्म किया और इस रियायत से 1,71,00,000 सार्फिन मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि 3 लाख ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन को भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कोई रकम नहीं देना पड़ेगी। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आप सबसे गुजारिश है वक्त का ख्याल रखिएगा। आमिर साहब सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बिजली के बिलों पर आवाम और ताजरों के लिए जो रिलीफ दिया गया है, जाहिर है महंगाई से आवाम परेशान है और ख़ासतौर पर बिजली जिस रफ्तार से महंगी हो रही है, आपको लगता है ये रिलीफ काफ़ी है? नहीं, काफ़ी तो कॉफ़ी कह लें, क्योंकि हम वो कौम हैं जो कुछ भी मिल जाए तो हम पूरे तो नहीं उतर सकते, एक की जगह 2 चाहिए। और सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा लोग पिसे में हैं, तबाही हुई पड़ी है, मसाइल, महंगाई, सब कुछ है। इसके बावजूद अच्छा किया है, ज़राई सार्फिन तो टोटल उस सेंस में बच जाएंगे कि अगर उनको ट्यूबवेल पे बचत हो रही है। बहरहाल 1,71,00,000 में ये है जो मैंने अभी पूछी है थोड़ी देर पहले, इतला जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, वो ये है कि पहले 100 यूनिट तक टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लगते थे, अब 200 यूनिट तक के सार्फिन, यानी जो इंतहाई गरीब लोग हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है इन सार्फिन में, यानी तकरीबन निस्फ लोग हैं जिनको बहरहाल आप और हम ये नहीं समझते जब हम बातें कर लेते हैं कि वो लोग किस कसम पुर्सी में पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे अगर उनको 10 रुपये या 4 रुपये, क्योंकि कई साल से हम 4 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे 4 से 6 रुपये देते आ रहे थे। ये 10 रुपये पिछले महीने का झटका आया था सबसे बड़ा, जब दुनिया भर से आपको कहीं से गैस नहीं मिल रही थी। अब ये जो दोनों वज़रा साबकीन बैठ रहे थे ना, इन्हीं का गिराया हुआ मलबा है, नून ने कबूल किया है, भुगत भी रही है, भुगतेगी भी सही। बहरहाल एक अच्छा फैसला है, जितना रिलीफ किसी को मिल जाए उतनी अच्छी बात है। जी अयाज साहब, ये तो बात ठीक है, ज़ाहिर है अगर कोई रिलीफ दिया और वो जो बिल्कुल ही पिसे हुए बहुत मुश्किल में लोग हैं, क्योंकि वो मैं आज देख रहा था, वो साहब कह रहे थे जी 15,000 रुपये मेरी आमदन है और पता नहीं 26 के कितने हज़ार का बिल आ गया। तो वो बहुत अरसा पहले भी हम ये करते रहे। अब ये जो दोनों बैठे हुए थे आज, वो उस वक्त वो बता रहे होते थे कि हमें जी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, हमें ये महंगाई करना पड़ेगी। आज ज़ाहिर है ऑपोजिशन में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही होता है कि अब तनकीद आराम से कर सकते हैं ना, कि देखें बड़ा कर दिया, अभी और मसाइल आने वाले हैं और किस्तें आएंगी ये। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि बाकी लोग तो बुरा हालत होगी, क्योंकि 200 से ऊपर ज़ाहिर है मिडिल क्लास के बेशुमार वो बड़ा तबका है जो यूज़ करता है, तो उनको शायद और ज़्यादा मेरे ख्याल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ होता यही है कि एक जगह रिलीफ दे के तो फिर उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, वो 2, 4, 6, 8, 10, 100 यूनिट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो फिर जो वहाँ पे नुकसान हो रहा पूरा। आपको पता है कि वो जिस वजह से ये सारा हो रहा था, इनकम कम हुई हुई है गवर्नमेंट की, लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना कम कर दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है उतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है बंदे को, ताकि वो ज़्यादा इस्तेमाल करके नीचे से महंगी होना शुरू होती है और ऊपर सस्ती होती जाती है। लेकिन चले बहरहाल कुछ तो मिला। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, बात यह है कि एक तो हम हर बात पे क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट जो है ना वो ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स आ गए, इस टर्म से हमें निकल जाना चाहिए। आज जो हो गया, एक रिलीफ तो जो दे रहे हैं दे सकेंगे, जो इतनी सख्त हुकूमत की देगी, बट व्हाट नेक्स्ट? क्या हम 1973 के फ्लड भूल गए, 2010 के कराची के फ्लड भूल गए? इसके लिए कोई परमानेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जो हम नहीं बनाते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप छोटे डैम बनाएं, आप उसके बाद कोई हल निकालें, आपके जो जितने डैम बने हुए बंद बने हुए उनको स्ट्रॉन्ग करें। सारा पैसा इरिगेशन के लोग खा जाते हैं, हुकूमत पैसा के जो एहलकार खा लेती, इसका हल निकालें, फाइंड अ सोल्यूशन के इसको ब्रिगेडियर साहब ने वेल लेफ्ट किया रिलीफ को।
नहीं देखें, रिलीफ बिल्कुल देनी चाहिए और दे रहे हैं, लेकिन इसे ज़्यादा देनी चाहिए। आवाम नहीं निकल के आ रहे। मैंने आवाम को नहीं देखा। कराची के बड़े मुखय्यर हजरात थे जो बहुत फ्लड में डोनेट करते थे 2010 में, रिमेंबर, लेकिन अब वो लोग नहीं आ रहे हैं। हुकूमत के पास पहले ही रिसोर्सेज कम है, लेकिन जो कर रहे हैं आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप। लेकिन इसके साथ आइंदा के लिए फाइंड अ सोल्यूशन कि अगले साल पानी कराची में फेंकने बजाय कंजर्व करने, बाद में इसको इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करें। जी फैसल साहब, इसका नोटिफिकेशन आ जाए तो उसकी तफसीलात आएंगी। अभी थोड़ी बहुत तो आमिर साहब ने बताई हैं, लेकिन जब तक मुकम्मल तफसीलात ना आ जाए तो उस बारे में तो कोई राय नहीं देनी चाहिए। लेकिन जिनको रिलीफ मिला है ठीक है, उनको तो बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन रिलीफ जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है, हुकूमत को अपने उन प्रोजेक्ट के बारे में भी जो है वो ब्रीफ करना चाहिए कि तवानाई का जो बहरान है वो कैसा है। मतलब सर्दियों के मौसम में भी इस मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, इस बात को भूल जाएं कि इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत है या पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इस मुल्क में लोड शेडिंग जो है, हम तवानाई के में पूरी दुनिया से जो है हर रोज़ जो है वो 10 कदम पीछे हो जाते हैं। दुनिया जो है वो सूरज से जो है बिजली बनाने की प्लानिंग कर रही है, अपने अपने सूरज तैयार कर रही है। हम कहाँ खड़े में, ऑल्टरनेट एनर्जी पे हम कहाँ खड़े में। ये रिलीफ जो है बुरहान का हल नहीं है। बुरहान का हल ये है कि आपको तवानाई के नए ज़राए पैदा करने होंगे, और जब तक आप हल नए ज़राए पैदा नहीं करेंगे, आप कभी भी इस मसले का जो है वो मुस्तकिल हल तलाश नहीं कर सकते। ये उसके लिए जो है बहुत आपको एक बसीरत की और बहुत जो है वो फहम की ज़रूरत है। खाली चमचागिरी के तज्जिया करने से जो है ना, इस पर खुश होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है हुकूमत को। मसले के बुनियादी जो हल है उस तक पहुंचना जो है वो दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है, अंदाजा हो रहा है। मसनूई तरीके से मैंने जहाँ चमचागिरी की बात है समझते इनकी बात हो रही है, ये इनका बड़ा मसला। भाई आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं समझ आ रही है, तकलीफ हो रही है, दुख पहुंचा है, मसले दुख पहुंचा है। मुझे पता है मेरे भाई को आज मुस्तकिल बुनियादों पे बहुत तकलीफ है, मुस्तकिल बुनियादों पे गरीब आदमी को इनका मसला नहीं है ना। इस मुल्क को जो है एक मास्टर प्लान की जरूरत है, तवानाई के मास्टर प्लान की जरूरत है। कोई वो भी बल्दियाती काउंसिलर बना के देगा। साबका हुकूमत ने भी वो भी जो है कभी हल नहीं किया। जो जहनी गुलाम है, जो दौले शाह के चूहे हैं, वो कभी भी जो है मसले की असल हल तक नहीं पहुंच सकता। उनकी बातों पे पता चल गया, आप अपना ही रिलीफ के नाम पे ये कभी खुश नहीं हो सकते। हुकूमत को सारे के सारे दौले शाह के चूहों ने जो है लालू खेत के दानिश्वर कभी खुश नहीं हो सकते, चूहा कभी नहीं खुश हो सकते। उनके लालू खेत के दानिश्वर कभी खुश नहीं हो सकते। दौले शाह के चूहे फैसले कर रहे हैं। हालांकि खिताब मैंने ही दिया था आपको, ये दौले शाह के पता लग रहा है गरीब आदमी के ऊपर मिसाला ही डालेंगे। दोनों वही है, तालियां भी वही बजा रहे हैं, फैसले भी वो कर रहे हैं। बस गरीब आदमी के किसी भी मसले के हल के लिए ये जो एलीट क्लास के फैसल साहब हैं, इन सबको दोनों को रिलीफ नहीं मिला, इसलिए लड़ रहे हैं आपस में। तो रिलीफ गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ ज्यादा लोगों को सिर्फ आमिर साहब और फैसल साहब को दे, फैसल साहब सबको बिल्कुल पूरे लोगों को देना चाहिए। तो वैसे मिल जाएगा ना। इस रिलीफ ना मिलने की वजह से जो बिजली के बिल हैं, जो इजाफा हुआ लोगों के, आप देखें कि कल कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, परेशान ना हो फैसल, पूरे पाकिस्तान में जीत जाएंगे कि ट्रैफिक एकदम जैम थी, लोग इतने परेशान थे, अपने बिल उठा के लेके आ गए कि वो ठीक है, आमदन 25,000 है तो बिल उनको 40,000 रुपये का आया। तो किसी ने 1200 यूनिट चल गए, किसी के 1000 यूनिट चल गए, तो उसको बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की समझ से बाहर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज़ें देखनी चाहिए, हर चीज़ ना माने, लोगों को देखे कि कम आमदनी वाला जो तबका है उनको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि उनको रिलीफ मिले। और जो लोग दे सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल तबका है, जो दूसरे तबके हैं, उन पर भी देखे कि इस तरह दे, लेकिन उसमें ऐसे स्लैब्स रखे कि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, जब रेट ज़्यादा होंगे तो फिर आपकी इकॉनमी स्लो हो जाएगी, आपके लोग सही तरह नहीं काम कर सकेंगे, लोगों की परेशानी, लोगों की आमदन इस टाइम कम है, अखराजात बिजली के बिलों में ज़्यादा हैं, और गर्मियों में वैसे ही बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि लोगों ने पंखा भी इस्तेमाल करना होता है या किसी ने एसी इस्तेमाल करना होता है, तो उसके ज़्यादा बिल आ जाते हैं। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए था ये एडजस्टमेंट 2-4 महीने बाद करते, लेकिन इतने ज़्यादा ना करते कि जिससे ये नुकसान हुआ। अब तो तेल सस्ता हुआ है, गैस भी लें, गवर्नमेंट को चाहिए कि इतनी देर में तो गवर्नमेंट को एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी। फ्यूल एडजस्टमेंट आवाम पर ना करे ना, हर चीज़ आवाम पर करेगी तो आवाम क्या करेगी? आवाम की तो हालत बुरी हो गई है इस वक्त, गुर्बत की शरह बढ़ गई है, तो उसमें गुर्बत में जो मिडल मैन, वो जो मीडियोकर तबका था, वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। तो गुर्बत
देख ले गवर्नमेंट की गुर्बत बढ़ रही है तो उसके मुताबिक ही कोई तरीकाकार निकाले, लोगों को चीज़ें दे, रिलीफ दे, तो तब भी जाके फ़ायदा है। अगर आपकी इकोनॉमी देखिए आमिर साहब, इलियास साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा था। सुने आमिर साहब, इलियास साहब भी वही बात कह रहे हैं। होना चाहिए बिल्कुल, ये 200 300 400 यूनिट पर इस तरह रिलीफ देना, एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं। आपके 28 को इलेक्शन है, वहाँ लड़ रहे हैं, चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ख़त्म कर दें ताकि लोगों को इसमें। मुझे ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाना वालिदैन की अव्वलीन कौमी फरीज़ा है, इस पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भुट्टा साहब। ब्रेक के बाद उनकी राय लेंगे। नाज़रीन, मुल्क में रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 86,04,33,00,000 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम में तकरीबन 4 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं और घर घर जाकर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आपसे भी अपील है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स से भरपूर ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भुट्टा साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त बतौर चेयरमैन कौमी इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और आलमी इदारा सेहत के एडवाइज़र के तौर पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वो एक बुनियादी सवाल जो घर बैठे ही बहुत सी वालिदैन के जहनों में होता है, पोलियो फैलने की क्या वजूहात होती हैं और ये वायरस किस तरह से फैलता है? पोलियो भी एक वायरल बीमारी है, जैसे आजकल कोविड की बीमारी भी वायरस से है, वो भी फैलती है। और पोलियो भी इसी तरह फैलता है कि जब पोलियो का वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, फैलता है और उसके बाद वो हमारे पखाने के रास्ते बाहर निकल जाता है। और मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं उनमें पोलियो के कोई सिम्टम नहीं होता है। ओके। मसलन अगर 100 बच्चों को इन्फेक्शन है जी, तो शायद 1 या 2 को पैरालिसिस होगा, बाकी 99 जो हैं वो बच जाते हैं और वो इम्यून हो जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक। अब उसमें ये मसला है कि किन बच्चों को होता है। ये जब वायरस एंटर होता है तो उसके बाद कई दफ़ा वो बाकी जिस्म में फैलना शुरू होता है, तो वहाँ पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है जी, आसाबी सिस्टम, उसमें जब ये एंटर होता है तो उसको डैमेज करता है और उसको जब डैमेज करता है तो फिर ये उस हिस्से को पैरालाइज कर देता है। मसलन बाजू को कर देगा पैरालाइज या टांग को कर देगा पैरालाइज, या कई दफ़ा तो जो सांस लेने के मसल हैं उनको पैरालाइज करता है। वो तकरीबन बहुत ख़तरनाक है क्योंकि उसके बाद फिर बचत। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वाज़ेह और यकीनी अलामात क्या हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किस तरह से वो अटैक करता है, जिसमें बाजू, टांग और सांस के मसल्स हो सकते हैं? इसमें यह है कि शुरू में तो कोई वाज़ेह अलामात नहीं होती हैं जी, कभी कभी हल्का सा बुखार होता है, हेडेक होती है और दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। सही। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बताया कि किसी जिस्म के हिस्से को पैरालिसिस हो जाता है, उस वक्त पता लगता है कि जी वो हो तो इसको पोलियो हो गया। उससे पहले नहीं। सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है जिससे अंदाज़ा हो, अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा उस वक्त पता चलता है कि पोलियो हो गया? ये 1 हफ्ते में पता लग जाता है। मतलब 1 हफ्ते में अलामात ज़ाहिर हो जाती है? हाँ बिल्कुल, पता लग जाता है कि पैरालिसिस हुआ कि नहीं हुआ। जी, ठीक है। और जब तक पैरालिसिस होता है उस वक्त तक ये फैल चुका होता है उस कम्युनिटी में। मसलन अगर केस को पोलियो है तो इसका मतलब है उस वक्त तक तकरीबन 100 बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुकी है। ठीक है। और उसके बाद वो पखाने के रास्ते बाहर निकल के सीवरेज में चला जाता है। जी। अब मसलन रिसेंटली पाकिस्तान में तकरीबन 16 माह तक कोई केस नहीं हुआ। हम बड़े खुश थे कि जी अब शायद हम भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन फिर एकदम नॉर्थ वज़ीरिस्तान से केसेस निकलने शुरू हुए और अब तक वहाँ तकरीबन 15 केस हो चुके हैं। और उसके बाद वो वायरस जो है अब फैल के कई शहरों में पहुँच गया जी। उसमें लाहौर भी शामिल है, पिंडी भी है, पेशावर भी है, कुछ और बड़े शहर भी हैं।
तो डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ बीमारी अगर बच्चों को होती है, मौसमी बुखार हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम या खांसी, क्या इस दौरान भी वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं। अनलेस को बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो आप पिला सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक आध दिन इंतज़ार करके फिर वापस पिला दें। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग कतराते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से कि इससे बच्चा मज़ीद बीमार हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? कुछ नहीं होता इसमें। और पोलियो के कतरे से सिर्फ पोलियो से बचा जा सकता है, इसका अपना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मली अगर कोई पहले ही पोलियो के कतरे पी चुका है तो उसे मामूल की वैक्सीनेशन के दौरान भी इस तरह की वैक्सीन दी जा सकती है? जी बिल्कुल देते हैं। अब देखें ना, हम इतने जो हर साल करते हैं पोलियो के कैंपेन्स करते हैं, तो कई दफ़ा कई बच्चे तो 8-8, 10-10 दफ़ा पोलियो के कतरे पी चुके होते हैं। तो जितनी दफ़ा ज़्यादा पिलाएंगे उतनी प्रोटेक्शन उस बच्चे को ज़्यादा हो जाएगी। सही। डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे थे कि हमने पहले देखा कि पाकिस्तान पोलियो फ्री होने के करीब है, फिर एक केस आया और उसके बाद अब जैसे आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का, मुख्तलिफ शहरों का जिक्र भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस मुहिम की बार बार ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपको लगता है कॉपरेशन की कमी होती है, या घर घर जाकर उस तरह से बच्चे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, पोलियो के कतरे पी नहीं रहे? इसमें 2-3 मुख्तलिफ मसले हैं जी। एक तो आपकी वही बात कि जी वालिदैन को कोई शक व शुबूत रहते हैं कि जी इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई और मसला हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब तक हम हर बच्चे को नहीं पहुंचेंगे और उसको पोलियो के कतरे नहीं देंगे, उस वक्त तक इस बीमारी का रिस्क जो है वो रहेगा। अब हमारे यहाँ मसलन तकरीबन 80% या 85% बच्चे तक लोग पहुँचते हैं। अब बाकी 15-20% जो हैं वो या तो वालिदैन बच्चों को छुपा लेते हैं कि नहीं हमने नहीं लगवाना और कहते हैं हमारा अंदर कोई बच्चा नहीं है, या ये है कि उनको किसी ने कह दिया है कि जी आप खुद कतरे पिलाएंगे तो इसको पैरालिसिस हो जाएगा। तो मुख्तलिफ मसलन पिछले 8-10 दिन में 2 बेचारे सिपाही जो कि पोलियो वर्कर के साथ जा रहे थे जी, वो मारे गए। अब ये भी मसला है कि हमारे यहाँ अभी तक ये बात लोगों को समझ पूरी तरह नहीं आई कि पोलियो से। ये बात समझाने के लिए क्या एफर्ट करने चाहिए सरकारी सतह पर, वालिदैन तक किस तरह से ये मैसेज जाए कि वो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं? देखें, इसके लिए तो आप लोग भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, सब में, लेकिन कुछ दफ़ा लोग जो हैं वो इस बात को समझने से बिल्कुल निकारी हो जाते हैं। लेकिन बाय द टाइम अगर आप उस इलाके के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मसलन टीचर हैं या उनके इमाम मस्जिद हैं या दूसरे, ये लोग अगर साथ चलें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। सही। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते क्विकली मैसेज उन वालिदैन के लिए जिनको बहुत सारे खौफ होते हैं कि अगर वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो खुदा न खास्ता उनके बच्चे माजूर हो जाएंगे। इसमें जी सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पोलियो के कतरे से सिर्फ पोलियो से बचाव होता है, उससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आप खुदारा हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो आंदा हमेशा के लिए इससे महफूज हो जाए और पाकिस्तान भी सारा इससे महफूज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। और इसी मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं, पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।